भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। आज हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान की पहली कड़ी होती है, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। भारत का जो संविधान था, ये संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। संविधान को बनाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग अलग हुई, अर्थात पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, और मुस्लिम लीग के जाने के कारण संविधान सभा जो अंतिम मूवमेंट पे उस पे सिग्नेचर हुआ था, उसमें 284 सदस्यों का सिग्नेचर था। पूरे संविधान सभा बनी किससे थी? कैबिनेट मिशन 1946, ठीक। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे ये पूछता है, जैसे पैथिक, लॉरेंस, स्टेफन, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन की रचना की थी। कैबिनेट मिशन का केवल 2 उद्देश्य, सत्ता का स्थानांतरण, साथ में भारत के संविधान का निर्माण करना, ठीक है ना। भारत के संविधान में टोटल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में 3-4 महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान में रखना है, जैसे राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। इन लोगों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान रखना। पूरे संविधान, जब अपना संविधान बना तो ये पूरी दुनिया का सबसे बृहद संविधान था। संविधान को बनाते समय 1935 के अधिनियम का बहुत सहयोग लिया गया। लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद वहां से लिए गए, इसलिए 1935 का अधिनियम लघु संविधान या संविधान का ऋणी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। संविधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो संविधान को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नायजादा, ठीक। और संविधान में डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति का नाम था नंदलाल बोस, ठीक। ये ध्यान रखना। संविधान को हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति एक हैं, उनका वैद्य, नाम के पीछे वैद्य है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद तब थे जब बना था, आज भी उतने ही अनुच्छेद हैं, लेकिन जैसे 21A शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया, उसको 22 अनुच्छेद 22 नहीं कहा गया, 21A यानी 21 का सब पार्ट बना दिया गया। ऐसे अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या वो 475 के पार जाती है, ठीक है ना, लेकिन संख्या की दृष्टि से आज भी 395 है। इसी तरीके से जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे। आज भी 22 भाग हैं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका ऐसे करके 2-3 और भी भाग उसमें जोड़ दिए गए, ठीक। तो संख्या की दृष्टि से आज 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब भी 22 थे और आज भी 22 हैं। 9 का A B ऐसे करके जोड़ा गया, टोटल 25 भाग बना दिए गए। अनुसूची जब संविधान बना था उस समय अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो ये बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची कितने हो गई? जब बनी तब 8, इस समय कितने हैं? 12। पूरे संविधान, जब पूरा संविधान बना तो संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो प्रारूप समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उन 7 के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर जी को संविधान का जनक और जननी की संज्ञा दी गई। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और इन्हीं को भारतीय संविधान का जननी भी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे पूरी दुनिया में किस देश के संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है, तो आप ब्रिटेन के संविधान पे टिक लगाएंगे। ब्रिटेन के संविधान को पूरी दुनिया के संविधान का जननी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया?
राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये भी ध्यान रखना। अस्थाई सदस्य किसको बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष तो आप सच्चिदानंद सिन्हा कहेंगे। अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपका क्या जवाब होगा? 13 दिसंबर 1947 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है ना। इसके अलावा पूरे संविधान में टोटल कितनी बैठकें हुई? तो आपका जवाब होगा 11 बैठक हुई। ठीक। लास्ट बैठक 12वीं थी 24 जनवरी 1950 के दिन। तो ध्यान से समझिए, संविधान सभा में राष्ट्रमंडल के सदस्यों, राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसकी सदस्यता 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने ली थी। साथ में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। साथ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी स्वीकृति मिली थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। पूरा संविधान जब बना तो इसमें लगभग 1.5 लाख शब्दों से पूरा संविधान बनाया गया था। ठीक। ये पूरे भारत की संविधान का एक छोटा सा परिचय है। और अपना संविधान बना था 26 नवंबर 1949 के दिन और लागू हुआ था 26 जनवरी 1949। ठीक। पूर्णतया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को भारत के लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था जो नागरिकता से संबंधित थे, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था। उस समय की ये जरूरतें थी कि संविधान अपने देश का नागरिक कौन है और कौन अपने देश से अलग जो राष्ट्र बना पाकिस्तान उस देश का नागरिक है, इसकी परख करना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत के लोगों ने, भारत के नीति नियंताओं ने नागरिकता संबंधित कानून को लागू किया था। ये चीजें कल मैंने बृहद रूप से बताया था। आज जो संविधान का पोर्शन चलेगा वो संविधान की प्रस्तावना होगी। ये संविधान की प्रस्तावना संविधान के प्रथम पृष्ठ में है। अगर आप पूरे संविधान को नहीं जानते तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के पूरे संविधान का मतलब निकाल सकते हैं। जैसे इस कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है ये आपको नहीं पता है तो हमारे मूल सिद्धांत क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सब्जेक्ट, विषय और उनसे संबंधित जो मुख्य प्रश्न है, जो थ्योरियां हैं, वो सारी चीजें यहां चलाई जाएंगी। उसके लिए 4 घंटे का समय हो चाहे 6 घंटे का समय हो, लेकिन आपको नौकरी की दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उतने घंटे की क्लास हमें चलानी पड़ेगी। तो मेरे पूरे क्लास का एक मूल बिंदु है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन या सब्जेक्ट रिलेट करते हैं वो सारी चीजें यहां पढ़ाई जाएगी। पूरे क्लास का केवल एक लाइन का मतलब इतना हुआ। ऐसे ही पूरे संविधान को अगर आपको देखना हो तो भारत की प्रस्तावना को आप पढ़ लें तो संविधान की मूल ढांचा, संविधान कहना क्या चाहता है, वो चीजें आपको क्या होगी पता चल जाएगी। ठीक है ना। तो आज उसी के बारे में बताते हैं। संविधान में जो प्रस्तावना लिखी है इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको, संविधान की कुंजी या आत्मा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये थोड़ा सा कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अंबेडकर जी का नाम ले तो अनुच्छेद 32 और बाकी संविधान की कुंजी या आत्मा कहे तो प्रस्तावना हो जाएगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान के प्रथम पृष्ठ होने के बावजूद कभी भी इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। ठीक। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये संविधान का एक मूल ढांचा के रूप में बताया गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान में क्या चीजें लिखी गई हैं उसी को ये 2-4 शब्दों में बताया गया, तो संविधान का हिस्सा इसे कभी नहीं माना गया। लेकिन केशवानंद भारती केस बनाम भारत सरकार में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शब्द दिया, आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के रक्षक कहलाते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है। अगर संविधान का अंग है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना यानी आपको बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है संसद के माध्यम से।
ठीक। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था तो प्रस्तावना में संशोधन करना मुश्किल था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार किया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और ये क्या है, मूल ढांचा है, ठीक है ना। अगर ये संविधान का अंग हुआ तो प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है। तो प्रस्तावना में पहली बार और एकमात्र बार संशोधन हुआ है, ठीक। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ, ध्यान से समझिएगा, 1976 ईस्वी में पहली बार और आखिरी बार केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। फर्स्ट बार यानी पहली बार क्या किया गया, संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 3 नया शब्द कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। 3 नया शब्द कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए। एक शब्द था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये जो संशोधन था, इस संशोधन को कौन सा संशोधन कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, वो 42वां संविधान संशोधन। 1976 ईस्वी में 3 नए शब्द आए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जैसे ही ये संशोधन किया गया, देश में बुद्धिजीवी वर्गों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि जब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, वो संविधान का अंग नहीं था, आज प्रस्तावना भी बदल दी जा रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और एक्सेप्ट किया, वो बात ये थी कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। ये केशवानंद भारती केस में हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नकारात्मक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे समझिए, जैसे अपने कोचिंग में कई परिवर्तन हो सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आगे हो सकता है, कोई सब्जेक्ट पीछे हो सकता है, कभी इतिहास चलेगा तो कभी संविधान तो कभी भूगोल का पोर्शन चलेगा। ये चीजें हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतिहास भी ना चले, भूगोल भी ना चले और संविधान भी ना चले। कुल मिला के जीएस वाला पोर्शन चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मूल ढांचा में ये लिखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में जो जो सब्जेक्ट आएंगे वो चीजें यहां पढ़ाई जाएगी। अगर पढ़ाई जाएगी तो जीएस को हम कभी बाहर नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि इतिहास को पहले पढ़ा के तब राज व्यवस्था को टच करें, या राज व्यवस्था को पहले पढ़ा के तब इतिहास को टच करें। ये संभव हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं संभव हो सकता कि इतिहास और राज व्यवस्था और भूगोल ये सारे पोर्शन को समाप्त कर दिया जाए और ना पढ़ाया जाए। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने किसमें कहा, प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना को आप परिवर्तित कर सकते हैं, प्रस्तावना में परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसकी जो मूल ढांचा है, जो चीज ये कहना चाहता है, इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रस्तावना में इतनी ताकत है कि कोई ऐसा केस आया जिस केस के लिए भारत इतना बृहद देश है कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और यहाँ पे एक से बढ़कर एक विद्वान लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया, नर से नारायण का स्वरूप धारण किए, और एक से बढ़कर एक छछुंदर पैदा हुए, जो छछुंदरों के सामने और भी गिरे निकले। ठीक है ना। इस देश की ये महानता है और इस देश की ये बुराइयां या कमी भी कह सकते हैं, ऐसा रहा है। ठीक, तो ऐसे ऐसे केस आए कि संविधान में उसका निर्णय कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए कोई कानून भी नहीं थे। तो जज को बताया गया, जब कोई ऐसा निर्णय आपको देना हो कि संविधान में उसके लिए विशेष अनुबंध ना किए गए हों, उसके लिए विशेष नियम, कानून या अनुच्छेद ना हो। अनुच्छेद और धारा में थोड़ा सा अंतर होता है। अनुच्छेद संविधान का पार्ट होता है, धारा जो अपराध के लिए जो आपको दंड दिया जाता है, उस दंड की धारा कहते हैं।
जो पुलिस लगाती है वो धारा होता है, और जो संविधान में होता है वो अनुच्छेद। धारा सीआरपीसी और आरपीसी की धाराएं होती हैं, अनुच्छेद संविधान का हिस्सा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हुआ क्या, ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा केस आया जिसमें संविधान में अच्छे उपबंध ना दिए गए हों, तो जज का ये विशेषाधिकार है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्मरण करके, उस बात को ध्यान रख के वो क्या करे, निर्णय सुना दे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझिएगा, भारत के मौलिक अधिकार में लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और भारत के संविधान की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे 82% हिंदू होने के नाते यहाँ पे ईसाई, मुस्लिम, पारसी और सिख जैसे समुदाय को भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदू धर्म के व्यक्ति को अधिकार है। अगर मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है कि हमारी ये परंपरा है, हम इस तरीके से 2-4 शादियां कर सकते हैं, तो भारत का संविधान उन्हें इजाजत देता है कि आप 2 शादी कर लें। लेकिन हिंदू धर्म के व्यक्ति अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो अपनी पहली पत्नी से इजाजत लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये नियम है, दोनों का नियम अलग अलग। क्यों? क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता, वहां इस्लाम की स्वतंत्रता है। संविधान कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म स्वीकार करे, कोई भी धर्म माने, और उस धर्म के आधार पे उसको पूरी की पूरी छूट दी जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पे एक बात आई ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक में थोड़ा सा पेचीदा केस आ गया। क्या? एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता, यानी एक तरफ मौलिक अधिकार भारत के जजों को ललकार रहा कि मेरा मौलिक अधिकार है, हमारे धर्म की स्वतंत्रता है, हम ट्रिपल तलाक दे सकते हैं। दूसरी तरफ संविधान की मूल ढांचा, सबकी बराबरी होनी चाहिए। देखिए यहां लिखा है प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, सबकी समानता होनी चाहिए। साथ में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा एकता, अखंडता और बंधुत्व शब्द भी होना चाहिए। तो कुल मिला के धर्म की स्वतंत्रता और संविधान की मूल ढांचा का टक्कर हुआ, और वहां पे जजों ने यह फैसला किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा मायने रखती है। इस नाते आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि स्त्रियों की अपने जीवन की स्वतंत्रता होती है, उनकी स्वतंत्रता का आप हनन नहीं कर सकते। यही रीजन है कि 20 साल तक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन 20 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद यदि बेटा अपनी इच्छा से शादी कर रहा है, ये जज जानते हुए भी कि अभी इसके अंदर परिपक्वता नहीं आई है, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, उसके बावजूद भी उस लड़के को पूरी सुरक्षा दी जाती है, उस लड़की को पूरी सुरक्षा दी जाती है जो अपनी इच्छा से शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता जज यानी संविधान के लिए सर्वोपरि है। आप जो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और भारत का संविधान इतना महान है कि यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा दी गई है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। यहां तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, इतना स्वतंत्र आपको रखा गया है। एक बार एक केस आया था कि गलत चीजें जो मोबाइल में देखी जाती है, जिसको हम ब्लू फिल्म कहते हैं, उस पर रोक लगाने की बात आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के मना किया कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं बन सकता, इसलिए वो चीजें बंद नहीं हो सकती। इतना ज्यादा स्वतंत्र संविधान आपको रखा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी स्वतंत्रता आपके माता पिता ने आपको नहीं दी है, उससे कहीं ज्यादा संविधान ने आपको स्वतंत्र रखा। अब आइए, भारत के संविधान, इतने बड़े संविधान जो हमें पूर्णतया स्वतंत्र किया, बस इतना स्वतंत्र नहीं किया कि अपनी स्वतंत्रता के आगे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करिए। ठीक है ना। हमारी स्वतंत्रता है, हम अपने खुशी को अभिव्यक्ति कर सकते हैं, डीजे बजा के नाच सकते हैं, लेकिन आपकी यह स्वतंत्रता नहीं है कि आपके पड़ोसी में कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, अब आप स्वतंत्रता मनाने के लिए 2-4 डीजे बजा के खूब नाच रहे हैं। ये आपको अधिकार नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक होगी जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही।
ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके आप अपनी स्वतंत्रता जाहिर नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए भारत की प्रस्तावना को देखते हैं, ठीक है ना। भारत की प्रस्तावना में जो शब्द लिया है कि हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग, बी द पीपुल, ठीक है ना, ये शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की पूरी भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी लिखा है कि वी द पीपुल्स ऑफ अमेरिका। वैसे भारत के लोगों ने लिखा कि हम भारत के लोग, यानी अमेरिका के संविधान से हम भारत के लोग ये शब्द लिया, ठीक। और पूरे प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके अलावा कुछ 2-3 शब्द हैं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने देखा है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने 3 नए शब्द को जन्म दिया था। क्या क्या? एकता, अखंडता और बंधुत्व। 3 शब्द, एकता, अखंडता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुए थे। और भारत के प्रस्तावना में कहीं पे बंधुता लिखी होगी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द है ये किस देश के क्रांति से प्रभावित हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब होगा फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुई, ठीक है ना। आइए एक सीरियल से इसको देखते हैं। भारत की प्रस्तावना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, पहली चीज, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न। इसमें से 2 क्वेश्चन उत्पन्न होगा, दोनों पे ध्यान देना। आपसे पूछेगा भारत के संविधान में, भारत के प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, एक भारत यहां है, ध्यान से देखिए, एक भारत यहां है और एक भारत यहां है, तो भारत शब्द 2 बार आया। इतनी छोटी छोटी बात आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, प्रभु संपन्न क्या होता है? भारत की आंतरिक एवं बाह्य ताकत, अंदर की ताकत यानी अंदर क्या करना है और बाहर किससे, किस देश से कैसा रिलेशन रखना है, ये चीजें भारत के लोग स्वयं तय करेंगे। हम ना अमेरिका से पूछने जाएंगे ना इंग्लैंड से। उसका रीजन था कि गुलामी की दास्ता में जब मां भारती बंधी हुई थी तो उस समय हमें कुछ करना पड़ता था, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ती थी। तो हमने सबसे पहला काम ये लिखा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, मतलब अंदर और बाहर दोनों की ताकतें हमारी ताकत होगी, हम किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं होंगे। प्रभु संपन्न, समाजवादी, समाजवादी मतलब एक दूसरे को लेके चलना, समाज की भावना उत्पन्न करना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वही शब्द है जो 1976 में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत में जो भी सरकारें आएंगी उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगा, केवल हिंदुत्व या हिंदू के बारे में नहीं सोचेगा, केवल मुसलमान और इस्लाम के बारे में नहीं सोचेगा, केवल सिख या केवल बौद्ध धर्म के बारे में नहीं सोचेगा। कुल मिलाके भारत की जो सत्ता होगी, भारत में जो सरकारें चलेंगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसीलिए एक शब्द डाला पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक क्या होता है कि जनता के द्वारा अपने राजा को चुनना। जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसको कौन चुनता है? हम आप सब लोग मिलके वोट के माध्यम से चुनते हैं। तो ये क्या हुआ? लोकतंत्र, यानी यहां के लोग जिसे चुनेंगे वही देश की सत्ता पे काबिज होगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा, लोकतंत्र और गणतंत्र में एक छोटा सा फर्क है, उसको समझिएगा। लोकतंत्र में वहां के लोग, वहां की जो जनता होगी, जनता के द्वारा चुना गया मुखिया होता है। जो यहाँ का मुखिया होगा, मुखिया मतलब
कि नीति नियंता पूरे देश को चलाने वाला जो होगा वहां के लोगों द्वारा चुना जाएगा, ये होता है लोकतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र भी वहां के लोगों के द्वारा चुना गया, तब तो दोनों बराबर हुआ। यहां के लोग अगर किसी को चुन रहे हैं तो उसे लोकतंत्र कहेंगे, यहां के लोग अगर किसी मुखिया को चुने तो उसे गणतंत्र भी कहते हैं। ठीक, गणतंत्र की व्याख्या अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करने के लिए जिसको चुना जाता है वही गणतंत्र कहलाता है। इन दोनों में एक छोटा सा बारीक अंतर है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा चुना जाता है या प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन कितने साल के लिए चुना जाएगा ये कोई फिक्स नहीं होता। जैसे लोकतंत्र तो रसिया में भी कह सकते हैं चुनाव होता है, वो जीतते हैं, लेकिन जो जीता वो कितने साल तक राजा बना रहेगा, कितने साल तक प्रधानमंत्री बना रहेगा, ये निश्चित नहीं होता। लेकिन गणतंत्र में ये निश्चित किया गया है कि इतने साल के लिए आप चुने गए। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाता है तो उसमें जो संबोधन होता है उसमें रिपब्लिक भारत कहा जाता है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र भारत। इसका मतलब यह हुआ, जब भी आपको किसी देश के सामने गणतंत्र दिखे तो यह मान लेना कि वहां के लोगों ने उसे चुना और एक निश्चित समय के लिए चुना। इसका मतलब क्या हुआ? गणतंत्र। तो भारत का भी पीएम चुना जाएगा तो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ये संविधान में वर्णित कर दिया गया। इसीलिए दोनों शब्द लिखा। अगर केवल लोकतंत्रात्मक लिखा होता तो जो प्रधानमंत्री बना वो अपना कार्यकाल स्वतः बढ़ा के 15 साल 20 साल भी कर सकता था, लेकिन गणतंत्र या गणराज्य आने से क्या हो गया कि वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। दोनों बात क्लियर हुई? ये बात। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे जानबूझ के लिखा ताकि चीजों को और अच्छे से समझ सके। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए, कि संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई। क्या पूछेगा? संविधान की प्रस्तावना में न्याय, कितने न्याय की बात की गई है? तो 3 न्याय हैं। क्या क्या? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनैतिक। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय। इसको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक दृष्टि से सबकी बराबरी होनी चाहिए। आर्थिक, अर्थ यानी पैसे की दृष्टि से भी समानता होनी चाहिए। अमेरिका के संविधान ने या अमेरिका के लोगों ने पूंजीपतियों को ज्यादा वैल्यू दिया। उसका रीजन क्या था? जरा देखिए, 2 देशों की विचारधारा को समझिएगा। दोनों महान देश हैं। एक अमेरिका जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश है, एक भारत जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश और सबसे तेजी से विकास की ओर जाने वाला देश भारत है। और माना जाता है कि आने वाला वक्त एशिया का नेतृत्व भारत करेगा, चाइना से भी आगे निकलेगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। 2047 तक हो सकता है ये चीजें हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आर्थिक दृष्टि से परिपक्व अमेरिका की विचारधारा है कि जो पैसे वाले हैं उनको इतनी मदद करो कि उनका पैसा और डबल हो जाए। आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ 20 करोड़ बन जाए। ठीक, मतलब पैसे वाले को और पैसा वाला बनाओ। तो इससे होगा क्या? जो कंपनी खोले हैं वही सब पैसे वाले होंगे, करोड़ों में खेलने वाले। जब उनके पास पैसा और होगा तो वो और कंपनी खोलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो पैसे वाले होंगे तो लोगों को सैलरी अच्छी खासी देंगे, तो जो गरीब समुदाय है वो ऑटोमेटिक क्या होगा? धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो अमीर है वो अमीरी इतनी ज्यादा हो जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसको कहते हैं पूंजीवादी देश। तो अमेरिका के संविधान ने पूंजीपतियों को ज्यादा वैल्यू दिया, लेकिन भारत के नीति नियंताओं ने पूंजीपतियों को वैल्यू नहीं दिया। जो गरीब समुदाय है उसको अमीर के बराबर लाने के लिए यहाँ पे पूरा नियम चलता है। ठीक, ये जो आरक्षण है, आरक्षण क्या है? आरक्षण यही है कि निचले तबके को उच्च तबके के बराबरी पे लाया जाए, अर्थ के मामले में दोनों क्या हो? बराबर हो जाए। इसीलिए वो चीजें संविधान में वर्णित की गई। तो भारत में न्याय 3 प्रकार का है, एक सामाजिक, एक आर्थिक, दूसरा राजनैतिक।
राजनीतिक न्याय क्या है? चुनाव में लड़ने का अधिकार सबको बराबर है। हम भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, ठीक। इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। 3 न्याय हुआ। अब आया स्वतंत्रता की बात। भारत के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिखी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, आप कुछ भी विचार कर सकते हैं। विचारों को आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने पत्र और पत्रिका के माध्यम से लोगों में वितरित कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रखना है कि आप कोई ऐसा विचार नहीं देंगे जिससे राष्ट्र में विकृति उत्पन्न हो। विकृति बोले तो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत की भावना उनके प्रति उत्पन्न हो जाए, ये काम नहीं कर सकते। बाकी अच्छे विचार अगर आपके मन में आए तो उसका आप प्रचार कर सकते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है? किसी चीज को प्रदर्शित करना। कैसे प्रदर्शित करना? जैसे मुझे दिखाना है कि मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं तिलक लगा लिया। तिलक मेरी अभिव्यक्ति है। अगर आप किसी के मस्तक पे तिलक देखें तो बिना पूछे आप ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। अगर किसी के सर पे सफेद टोपी आपने देख लिया तो बिना नाम के आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? मुस्लिम समुदाय का है। आप अपने नाम के आधार पे भी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे किसी का नाम नॉर्मल, जैसे हम लोग रोहन, सोहन, मोहन ऐसा है तो वो हिंदू धर्म का है, और किसी का नाम मुस्लिम समुदाय से है, जैसे अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, इख्तियार जो अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कई नाम है, अब्दुल्ला। ये सारे नाम के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति भी जुड़ी हुई है। तो अभिव्यक्ति क्या होती है? किसी चीज को प्रदर्शित करना। जैसे आप किसी पूजा वाले कार्यक्रम में गए तो आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया तो आपने अभिव्यक्ति बताई कि इस समय मैं धार्मिक माइंड से चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप किसी फैशन शो में गए, फटाफटा जींस, फटाफटा शर्ट पहन लिए तो आपने ये अभिव्यक्ति जाहिर किया कि हम बहुत बड़े मॉडर्न आदमी बन गए हैं, ठीक है ना। ये जो अमेरिका और रसिया ये सब है उनकी ऐसी तैसी कर देने वाले व्यक्ति हैं। ये आपने प्रदर्शित किया अपने कपड़े से, इसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। किसी नेता का विरोध करना है, काला झंडा लेके आपने दिखा दिया तो ये क्या हो गया? विरोध हो गया। किसी व्यक्ति के शोक का प्रतीक करना है तो भी काला झंडा आपने लगाया। अपने देश में राष्ट्रीय शोक की अभिव्यक्ति करनी है तो झंडे को आधा झुका दिया। आधा झुकाया मतलब झंडे के जो दंड होता है, दंड के बीचों बीच झंडा कर दिया, यही है आधा झुकना। ये नहीं आधा मोड़ के पिन लगा दिए, ऐसा नहीं होता। उसको आधी लंबाई पे क्या करते हैं? झंडा को लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर युद्ध में आप शांति चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, सफेद झंडा आपने फहरा दिया तो आपने अपनी अभिव्यक्ति दे दी कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता बल्कि शांति के स्वभाव में जाना चाहता हूं। ये 3 बातें हो गई। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। आप किसी पे विश्वास करिए, ये आपकी इच्छा। आप किसी धर्म पे विश्वास करिए, आपकी इच्छा। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको हिंदू धर्म नहीं अच्छा लगता तो आप बौद्ध स्वीकार कर लीजिए, बौद्ध नहीं अच्छा लगता तो इस्लाम स्वीकार करिए, इस्लाम नहीं अच्छा लगता तो ईसाई स्वीकार करिए, ईसाई नहीं अच्छा लगता तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए। आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। आप जो धर्म स्वीकार करना चाहें वो धर्म स्वीकार भी कर लें, और स्वीकार करने के बाद उपासना, उपासना मतलब धर्म की चीजें को अपने अंदर अनुसरण करना। जैसे आप हिंदू धर्म में हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, ये आपकी उपासना है। आप विशेष मौके पे मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं, ये आपकी उपासना है, ठीक है ना। तो आप जो भी धर्म स्वीकार करें उसकी उपासना कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है।
लेकिन इस चीज की स्वतंत्रता नहीं है कि आप ज्ञानी बाबा बन के बताने लगे कि बौद्ध धर्म ऐसा है, ये विकृति है, इसको छोड़ दो, इससे अच्छा तो हिंदू धर्म है। ये नहीं कर सकते। ना ये कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में इतनी रीति नियम परंपराएं अंधविश्वास इतना है, इससे अच्छा तो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे बेहतरीन धर्म यहूदी है, यहूदी बन जाइए। आप दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकते। आपकी इच्छा है तो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी धर्म स्वीकार करें। लेकिन अपने वचन के द्वारा अगर किसी दूसरे धर्म का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये स्वतंत्रता नहीं, इसके लिए आपको जेल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितनी स्वतंत्रता हुई? 5। न्याय कितने हुए? 3। यहां मैंने लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की क्या है? न्याय है। आगे देखिए, समता को ही समानता कहते हैं। समता को क्या कहते हैं? समानता। समानता 2 प्रकार की दी है, एक प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये क्या है? ध्यान से समझिए। प्रतिष्ठा मतलब आप एक गरिमामय जीवन जीने की आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ये आपकी प्रतिष्ठा होती है। यही रीजन है कि आप किसी अपराध में शामिल हो जाते हैं और पकड़े गए तो जब जज के सामने पुलिस पेश करने जाती है तो आपका चेहरा ढक देती है। क्यों ढकती है? क्योंकि अभी आपके ऊपर आरोप लगा। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना जमीन आसमान का फर्क है। आरोप तो हम 10 लोग मिलकर किसी को भी कह सकते हैं ये फला व्यक्ति ने उसको गोली मारी, ये उसके ऊपर आरोप लगा। लेकिन सत्यता क्या है? वो कोर्ट में जज फैसला करेगा कि सच में इसने गोली मारी थी कि नहीं मारी थी। ठीक, तो आरोपी को जब भी जज के सामने पेश किया जाता है तो उसका मुंह क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। क्यों ढका जाता है? कि अगर ये आरोपी है या नहीं है, दोनों कंडीशन में हो तो भी और ना हो तो भी। अगर मान लीजिए कोई आरोप किया और उसकी सजा है 10 साल, 10 साल बाद जब लौट के वो समाज के सामने आए तो कोई ये न कह सके तुहिन रहे का जो पेश भर है, मान लाठे लाठे मार खान रहे, ये कोई बोल न सके। इससे उसकी क्या होगी? बेइज्जती होगी। उसको किसकी समता है? प्रतिष्ठा, गरिमामय जीवन जीने का उसको हक है। इस नाते उसका चेहरा ढक दिया जाता है ताकि समाज उसको जलील न कर सके। कितनी बड़ी विचारधारा है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसको आपको समझना और जानना चाहिए। तो हर व्यक्ति की अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा है। आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा के हा ही करके 32 के बजाय 36 दांत दिखा सकते हैं, ठीक, लेकिन ये नहीं जानते कि भारत का संविधान कहता है कि सामने वाले व्यक्ति का भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। आप उसके गरिमामय जीवन जीने पे प्रहार नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? कि आपका भी वही अधिकार है देश में प्रधानमंत्री बनने का, और पूरे इस देश में हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है और इस देश का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु को क्लियर कर चुका है, तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। और हर व्यक्ति, जैसे आपने जन्म लिया, आपकी भी इच्छा होती है हम भी डीएम एसडीएम बन जाए, हम भी दरोगा बन के बढ़िया अपना रौब जमाए। ये अधिकार सबके पास है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया चुनी गई है, उसमें आप परिपक्व होंगे, उस क्राइटेरिया को आप क्लियर करेंगे तब आपको वो पद, पावर और पोस्ट दिया जाएगा। इसी को कहते हैं अवसर की समानता। मतलब आपको नौकरी चाहिए तो सरकार अपने आदमी को कभी नौकरी नहीं देगा। एक फॉर्म निकालेगा, फॉर्म की कुछ शर्तें होंगी, कुछ एग्जाम होंगे, उसको क्लियर करना होगा, डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, उसके बाद आपको वो नौकरी दे दी जाएगी। ये हुआ प्रतिष्ठा और अवसर, ये दोनों की समानता हर एक व्यक्ति के पास है। पूरा संविधान इसमें लिखा है, ध्यान से समझ लो, संविधान समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आधा संविधान एसएससी के सिलेबस में समाप्त होगा, और मौलिक अधिकार से लेकर राज्य के नीति निर्देशक तक
यानी डीपीएसपी, सारी चीजें इसमें लिखी गई। यही चीजें आप अभी मौलिक अधिकार में सब पढ़ेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, दो चीजें इस पे ध्यान रखना है। एक चीज की व्यक्ति की गरिमा, ऐसा कोई भी शब्द ना बोले, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे सामने वाले व्यक्ति की गरिमा चली जाए। ठीक, बिना जाने बिना समझे चुगलखोरी, बस दूसरे के मन में मेरी छवि अच्छी हो तो वो जानते हैं कि ये व्यक्ति उससे नफरत करता है, उसके कान में जाके बिना मतलब की बातें आप बोल दिए। ये आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सच्चे भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान से परिचित हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल रखना सबके अपनी अपनी बात हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, जैसे तमाम बच्चे हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं, एक एक दो दो महीने से लटकाए बैठे हैं, लेकिन मुझे संविधान मैंने पढ़ा, मुझे पता है कि उसकी अपनी गरिमा है। अगर मैं यहां से खड़ा करके उसे गेट के बाहर कर दूं और कह दूं कल से तुम कोचिंग में मत आना, तो उसकी गरिमा का हनन होगा। ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि सामने वाला यदि इतना मेहनत कर रहा है तो उसका अंश तुलसी पत्र के रूप में हम अदा करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही सब सिखाता है, छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सुधार लाती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना, राष्ट्र की एकता का ख्याल रखना। एकता का ख्याल क्या? जैसे मान लीजिए देश में बहुत बड़ी विपत्ति आई है, ठीक है ना, विपत्ति आई और देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, युद्ध वाले सिचुएशन में आ गया है, ठीक है ना। अब आपको लगा कि यार दिघिया गांव बिल्कुल सेफ है, अपना गांव सेफ है और यहां हम रहेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ बॉर्डर पे हो रहे हैं, भारत की मेन भूमि पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बॉर्डर के लोग सब भाग भाग के आपके गांव में आ गए हैं। आपने एक अफवाह फैला दिया। क्या अफवाह फैलाया? आपने अफवाह फैला दिया कि कल सुबह 12 बजे यहां पे बम गिरने वाला है। सरकार ने क्या किया है? एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। अब जब भी युद्ध होगा न बिजली आएगा, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगा, नेट पूरा जो आपका नेट चलता है, नेट की सिस्टम को बंद किया जाएगा, तो आप कहीं से भी न्यूज नहीं सुन पाएंगे। अब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बता दिया 12 बजे हमला होगा, पूरा गांव खाली, आराम से लेटे पड़े हैं, वाह कितना सुकून है। ये सब काम नहीं करना। जब देश विपत्ति में हो तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना। लेकिन हिंदुस्तान भेड़िया दसान, ठीक, यहां होता क्या है? कोरोना काल आया, देश में विपत्ति आई, लोगों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, तो बहुत ऐसे छछुंदर थे जो जानबूझ के जाके थूकते थे, ट्रेन में थूक देते थे, किसी के घर के सामने खखार के ऐसा थूकते थे कि लगता था लीद पनीत सब बाहर निकल गई हो, ठीक है ना। ये सब काम नहीं करना है, और ये सब होता था। दूसरी चीजें, 10 रुपए का बाटल, पानी का बाटल 100 रुपए में मिलने लगा, 20 रुपए का पानी का बाटल 200 रुपए में मिलने लगा। केदारनाथ में त्रासदी आई, पानी का बाटल 300-400 रुपए में एक बाटल मिलने लगा। ये स्थिति बन गई। यही तो नहीं करना। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ऐसे सिचुएशन में अपने देश के नागरिकों की मदद करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि यही मौका है जितना मन हो लूट लो। पता चला तुम्हारे यहाँ कोरोना काल में काढ़ा सबको चाहिए, ठीक है ना, गिलोय का काढ़ा, अदरक तुम्हारे घर खूब ढेर सारा है, बेचना शुरू किए, 50 रुपए का इतना, 100 रुपए का इतना। ये सब काम नहीं करना। संभव हो सके तो आप उसके मूल्य के बराबर लेके आप सहयोग करिए। यही कहा कि राष्ट्र की एकता पे ध्यान रखना। विपत्ति के समय में अब सरकार आपको बोलने नहीं आएगी, वो इतने बड़े काम में लगी है कि ये विपत्ति खत्म हो। वो छोटे छोटे छछुंदर को देखने नहीं आएगी कौन 200 रुपए बाटल बेच रहा है। उस समय आपका फर्ज बनता है कि आप देश की सेवा करें, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऐसी बात ना बोले कि आपस में देश के ही हिंदू मुसलमान आपस में मार काट शुरू कर दें। कोई ऐसी बात ना बोले कि दो पार्टियां, दो राजनीतिक पार्टियों, दो विचारधाराएं आपस में भिड़े। हमने देखा है अभी कांग्रेस और सपा दोनों विरोधी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं,
और विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खूब क्या करते थे, आरोप प्रत्यारोप करते थे। जैसे ही इनका स्वार्थ आया, अब आ गया सांसदी का चुनाव, और सांसदी के चुनाव में राज्य स्तर की पार्टियों का वर्चस्व शून्य हो जाता है। देखिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए कि नहीं मिलाए, कांग्रेस का और सपा का केवल एक प्रत्याशी है, दोनों मिलकर अपना प्रत्याशी बनाए। तो ये पार्टियां हैं, अपने स्वार्थ को देखकर ये कभी भी हाथ और गले दोनों मिलाएंगे, और मौका मिला तो पैरों धो के बुआ फूफा भी बना लेंगे। तो उनके चक्कर में तुम मत लड़ना। तुम किसी कांग्रेसी से लड़ गए, मां बहन एक कर दिए, और सांसदी का चुनाव आया तो तुम्हारा प्रत्याशी और उसका प्रत्याशी एक है। अब तुम कैसे मुंह दिखाओगे एक दूसरे को? वो दोनों तो मिल गए ना, लेकिन तुम दोनों तो दुश्मन बन गए। तो कभी भी ऐसी विचारधारा को मत रखिए कि आपस में आप लोग लड़ते भिड़ते नहीं, ये काम नहीं करना। राष्ट्र में एकता बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। एकता और अखंडता, अखंडता क्या होती है? मान लीजिए मैं यहाँ पे बच्चों को बताया, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि सारा का सारा पेपर लीक हो रहा है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो पेपर ना लीक हो रहा हो। 78 साल बाद भारत कहां से कहां पहुंचा। जहां एक सुई नहीं बनती थी वहां बुलेट ट्रेन बनना शुरू हो गया। जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर की टालियों से वो मिसाइल प्रक्षेपित करने के लिए टालियों का प्रयोग किया जाता था, वहां आज इसरो और डीआरडीओ देख रहे हैं, मंगल ग्रह तक पहुंचे जा रहे हैं, और वो भी पहले प्रयास में। आज तक कोई देश नहीं पहुंच रहा है, वहां भारत पहुंचा जा रहा है। और शिक्षा की स्थिति क्या है? वही जैसे आज से 70 साल पहले अनपढ़ रहा करते थे, वैसे आज भी अनपढ़ हैं। यानी सरकार ने हम लोगों की पूरी तरीके से हम लोगों का क्या किया, विनाश के रूप में लेके गए। वो चाहते थे ये मूर्ख रहेंगे तभी मेरी राजनीतिक रोटी बेली जाएगी। ऐसा नफरत भर दूं कि आप अपने 2, 4, 10 गांवों को लेके ये आंदोलन शुरू कर दें कि मुझे एक देश बनाया जाए, मैं भारत के साथ नहीं मिलूंगा। ये क्या है? राष्ट्र को तोड़ने की बात कही गई, राष्ट्र को विभाजित करने की बात कही गई। जैसा कि मुस्लिम लीग ने 1947 में पाकिस्तान की मांग करने के बाद किया था। अंत में हुआ क्या? इस देश का 2 भाग हो गया, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। ठीक, तो आप ऐसा कोई काम मत करिए कि आपके आसपास और क्षेत्र में विभाजन की लकीरें खींची जाए, और अन्यथा अर्थात राष्ट्र की अखंडता पे प्रहार हो। ऐसा नहीं करना है आपको। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता शब्द बहुत बड़ा है, मतलब देश के प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई हैं, ऐसा विचारधारा रखना चाहिए। हम आप क्या हैं? अनजान व्यक्ति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मानवता होनी चाहिए। आपने ट्रेन में स्लीपर का टिकट बुक किया, पूरा का पूरा एक सीट आपको मिल गया, कंफर्म हो गया, और वहीं 4 लोग ऐसे आए जिसमें एक वृद्ध पिता, वृद्ध माता और एक गर्भवती उसकी पुत्री है और उसका दामाद है। 4 लोग हैं। ये बेचारे बैठने तक का सीट नहीं है। बूढ़े माता पिता आप नौजवान होके एक सीट पे लेटे हैं, दोनों पैर फैला के, हाथ फैला के, कान में लीड ठूस लिए हैं, ठीक है ना, और खूब बढ़िया ऊट पटांग गाना सुनते चले जा रहे हैं। पहली चीज तो मानवता का हनन किए, दूसरी चीज ये लुअट्ठा खोस के अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिए, और नीचे एक वृद्ध माता पिता और गर्भवती महिला जो भारत के भविष्य को अपनी कोख में पाल रही है, वो जमीन पे लेटी है। ये गलत है। हाँ, आपने सीट बुक किया है, आपकी पहली प्राथमिकता है कि उनको बैठने के लिए जगह दें। जब आपको विश्राम करना हो, थोड़ा सा निवेदन करिए कि 2 घंटे आप थोड़ा सा इधर हो जाएं तो मैं विश्राम कर लूं, उसके बाद मैं बैठूंगा, तो आप लोग भी बैठ जाइए। ये मानवता होती है। आपका फर्ज बनता है कि इस गर्भवती महिला और बूढ़े लोगों को अपने सीट पे जरूर बैठाएं, उसके दामाद को भले जमीन पे लिटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी आपकी उम्र का है। ठीक, तो इसी को मानवता कहते हैं, इसी को बंधुता कहते हैं। और ट्रेन में बैठे बैठे 2-4 घंटे बीता नहीं कि परिवार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। पक्की बात है। कभी कभी तो इतनी दोस्ती हो जाती है, नंबर लेके आना जाना और फोन पे बातचीत भी शुरू हो जाती है। ठीक, लेकिन प्रयास करना ये सबके साथ हो। ऐसा नहीं कि
तुम बैठे लड़की देखे तभी ये काम हुआ, लड़की बैठी लड़का देखे तभी, ऐसा नहीं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपना अंश है। अगर हमसे बड़ा है, स्त्री है तो मेरी बहन है, मेरी माँ की उम्र की है तो मेरी माता है, मेरी चाची है। इस भावना के साथ ये भारत की प्रस्तावना कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा जिसमें व्यक्ति की गरिमा, उनकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता, दोनों में बिखराव नहीं होना चाहिए, न धर्म आना चाहिए, न जाति आना चाहिए, न लिंग आना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को स्थापित करना है, ये भारत का संविधान कहता है। इतनी बात कहने के बाद आगे जो है भारत के नीति नियंताओं ने लिखा कि हम सभी मतलब भारत के लोग, हम सभी 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 माह विक्रमी संवत 2006, ठीक है ना, विक्रमी संवत 2006 इंग्लिश वाला कैलेंडर लेंगे तो 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। आगे वाली लाइन यही होगा, देख लीजिए। ठीक, विक्रमी संवत 2006 एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब अपने देश को ये चीज क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। कौन समर्पित किया? भारत के लोग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे प्रस्तावना, पूरे भारत का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, पूरे भारत का संचालन करने वाला व्यक्ति कौन है? कोई बता सकता है? प्रस्तावना के हिसाब से या भारत के संविधान के हिसाब से पूरे देश में सबसे सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? भारत की जनता। पहला शब्द लिखा है, हम भारत के लोग। यही लोग चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो कर देंगे। तुम चाहोगे तो जिसको चाहोगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। एक अनपढ़ आदमी को भी तुम देश का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। इतनी ताकत है भारत की जनता में। अगर पूछेगा कि भारत की जनता या भारत में सबसे सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है, तो आपका जवाब होगा हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। भारत की जनता में सबसे बड़ी पावर है, ठीक है ना, पूरे भारत की। ये थी भारत की प्रस्तावना, ठीक है ना। आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर बहुत अच्छा फील होता होगा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। इसको हो सके तो अपने जीवन में इसका अनुसरण करिए। जितनी बातें लिखी गई है, अनुसरण करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा और आपकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं होगा। यानी एक आम इंसान से एक खास इंसान बन जाएंगे, एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्ति आप बन जाएंगे। तो इन सभी को अपने जीवन में अनुसरण करना, केवल एग्जाम के लिए न पढ़ना, बल्कि अपने जीवन में इन सभी चीजों को लागू करना। कि संविधान ने मुझे आदेश किया है कि व्यक्ति की गरिमा, चुड़ुक्कई नहीं करना किसी का, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है ना, राष्ट्र की एकता। ऐसा न बोलना कि दो लोग मार शुरू कर दें। चुगलखोरी वाला काम बहुत लोग करते हैं, यहाँ वहां ऐसा बोल दिए कि दोनों मार कर लिए, धीरे से निकल लिए, ठीक है ना। बंबई कलकत्ता भिड़ो तुम लोग जीवन में, ठीक। ये सारी चीजों को ध्यान रखना। ये थी भारत की प्रस्तावना। कल हम भारत के बारे में और सारी चीजें, भारत के संविधान में अनुसूची क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, भाग क्या है, भाग में क्या वर्णन किया गया है, ये सारी चीजें देखेंगे। अभी तो पूरा संविधान बाकी है, मौलिक अधिकार बाकी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाकी हैं, अनुच्छेद, अच्छे अनुच्छेद बाकी हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास जीएस की यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, ठीक है ना।